यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, इवन टैक्सी ड्राइवर्स, ये वो अकल की बात ज्यादा करते हैं। हालांकि टैक्सियों के अंदर उन्होंने जो गॉड और गॉडेसेस के स्टैच्यूज भी रखे होते हैं, बट दैट पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आकर रहेगा। हमें दुनिया की कोई ताकत तरक्की करने से नहीं रोक सकती। तमाम पाकिस्तानियों ने भिखारी का कशकोल बाहर उठाकर फेंकना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की खानेवाल मॉडल एग्रीकल्चर फार्म की इफ्तिताही तकरीब में गुफ्तगू। सिपा सालार ने कहा कि सिक्योरिटी और मईशत का चोली दामन का साथ है। 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है बाय 2030। उसके अलावा जो इंडिया में सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी। कहते हैं कि इस्लाम और मुसलमान यहाँ ज्यादा महफूज हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की खबरें तो अब हर वक्त आ रही होती हैं ना, जो वहां पे हालात हैं। इस रिजव, आपने अखबार की बात की। हमारे मुल्क में तो अखबार पढ़ने का रिवाज चला गया। कहते हैं 19वीं सदी में अखबार होते थे। अखबार के जितने प्रेस है बंद होते चले जा रहे हैं। रिसाले भी, पहले वो संडे एक मैगजीन आया करते थे घरों में, अब वो भी कोई पढ़ता ही नहीं है। क्या मसला है, क्या मुसीबत है? हमने किताबों को टच करना अपने लिए छूत बना लिया। अखबार को टच करना, सुनी सुनाई बात इधर से उधर, एक फेक नॉलेज, एक फेक इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया। I so completely agree with you. I was so surprised कि पंजाब में मैं गया, हर शहर में दिल्ली, हर चार अखबार सुबह लोगों के घर आए होते हैं। और ये जो मुसलमान हैं इनके अपने अखबार हैं। एक रसाला है वो लिखा बच्चों का, फारूक सैयद साहब हैं वो निकालते हैं। तो वो कहते हैं 25,000 हमारी अपना हर महीने की वो है, 25,000 बच्चों के रसाले। कैन यू बिलीव इट? और अखबार, और 3-4 बड़े अखबार हैं जो अपना 18 सम से बाहर निकल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। तो हर घर में मैंने 3-4 अखबार देखे हैं, कोई इंग्लिश के, कुछ फिर मराठी के, और मुसलमानों के घर में फिर उर्दू के भी होते हैं। सो एवरीबॉडी रीड्स द न्यूज पेपर, एवरीबॉडी हैज बुक्स। यानी जिसके घर गया हूँ वो मैंने देखा किताबें भी उनकी हैं। एवरीबॉडी रीड्स हियर। पाकिस्तान में आई टेल यू, मैंने अपनी लाइब्रेरीज में किताबें कोई नहीं देखी। जब मैंने कुछ रिसर्च करने की कोशिश की तो 70s की वो किताबें खरीदी हुई हैं। उसके बाद कभी किताबें खरीदी नहीं जो लेटेस्ट एडिशंस आई हैं। सो इस किस्म का जो एंटी इंटेलेक्चुअल, एंटी एकेडमिक माहौल है ना पाकिस्तान का, वो किताबों के भी और अखबारों पर भी उसका असर है। बस आपसे मैंने बात सुन ली, यू हेयर फ्रॉम मी, और इसी पर इतना जोश में आया कि लड़ाई शुरू कर दी विदाउट नोइंग के फैक्ट्स क्या है। तो पाकिस्तान में इसके ऊपर तो अब बड़ी वो इसे कहते हैं अ सेंस ऑफ डिस्पोंडेंसी। पीपल डोंट हैव a feeling of goodness। हर बंदा बस कि यार ऐसी जिंदगी है, यही हालात हैं, ये वाला जब हो जाता है ना, तो वो फिर लोग सोचना समझना बंद कर देते हैं और अपने उसी एक शेल में चले जाते हैं। ये हुआ है पाकिस्तान के साथ। इंडिया में बहुत अखबार, बहुत किताबें, मुझे बल्कि सारे लोगों ने इतनी किताबें दी, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। तो उसके लिए एक स्पेशल वो शिपमेंट मैं कराऊंगा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा किताबें हैं। क्या बात है। और ये एक कौम का शऊर भी है कि वो उनको कितना शऊर है, उनकी सेंस कितनी ज्यादा है चीजों को परखने में, पढ़ने में। यहाँ पर डॉक्टर साहब, किसी को ये इतना नहीं पता कि 1971 में क्या हुआ। किसी को आज के बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान तक, मैंने आज का सिलेबस देखा ऑक्सफोर्ड का मुतालिया पाकिस्तान जो उन्होंने प्राइवेट स्कूल है, कहीं पे भी अपने पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान का पूरे सिलेबस में कोई पार्ट नहीं है। मैट्रिक में बस बताया गया है। इतनी कम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इतनी गलत हिस्ट्री। वो यही है ना कि जो हिस्ट्री हमारी इतनी झूठ पे है, तो वो कैसे पढ़ा सकते हैं कि हमने ये किया था, हमने यूं किया और हमारा मुल्क टूट गया। हमारा मुल्क हमारी गलतियों से टूटा है, सच्ची बात है। और हमारा मुल्क हमारी लीडर्स की वजह से बैंकरप्ट हुआ है। हमारा मुल्क हमारे लीडर्स की वजह से एजुकेशनल पॉलिसी सही नहीं बना सका।
जब मैं कहता हूँ लीडर्स तो आई मीन बोथ सिविलियन लीडर्स एज वेल एज जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर आर्मी का बड़ा प्रोमिनेंट रोल है। सच्ची बात है, सबको पता है, ये बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने तो सबने अपने फायदे को देखा है और अवाम के फायदे को कभी कोई ज्यादा ख्याल नहीं दिया। बहुत बड़ा फर्क है यार इंडिया और पाकिस्तान में, आई टेल यू। आरएसएस के नाम से जो पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर जो लोग बैठे हैं, चाहे बहुत से पाकिस्तानियों को तो आरएसएस के बारे में आपको पता ही नहीं है, जो बड़े ही मासूम है, लेकिन जो थोड़े से सियासी लोग हैं, कोई भी मुद्दा होता है पाकिस्तान में, वो खुद के लोगों का और खुद बिगाड़, जैसे रायता फैलाना, फिर रायते को समेटने के लिए आरएसएस पे डाल देते हैं। आपकी आरएसएस से मुलाकात है, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर तो भाई हर बुरी चीज रॉ ने कर दी, आरएसएस ने कर दी और मोदी ने कर ली। ये तीन लोग इनके मुंह पे हर टाइम चढ़े रहते हैं। हालांकि देखा जाए तो उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं पाकिस्तान में। हमने मुल्क बनाया, हमने चलाना चाहिए ना। एक और बात है, वो आप कहते हैं यार बात सुनो, यू आर वेलकम, वी वांट टू लिसन टू यू, लेकिन हमने पाकिस्तान को साइड पे रख के बाकी दुनिया से ताल्लुक बनाने का फैसला कर लिया। आप जो मर्जी करते रहे, तो पाकिस्तान इंडिया की उस चीज में फिट ही नहीं होता कहीं। वैसे वी आर नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जब भी हमने कोशिश की उसमें टेररिज्म हो गई, ये हो गया, तो व्हाट शुड वी डू। अलबत्ता वो मेरी फिर भी बात सुन लेते हैं कि ये अमन होना चाहिए, पीस होने का, वी आर रेडी, बट यू हैव टू डू दीज थिंग्स। निसाब में से जो नफरत है हिंदुस्तान के लिए वो ख़त्म करें। दोस्ती दो नेबर्स में तभी होती है ना जब वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह एक दूसरे को वो मुखातिब का करते मूड भी नजर आना चाहिए ना, दिल साफ होना, मुनाफिकत से तो नहीं कुछ बनता ना। और फिर जो टेररिज्म हमने की वो हमारे गले पड़ गई हुई है, उसका तो लगता था कि बड़ा इनके पास ये है वो है, मगर मैंने कहा है कि हमेशा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है दे हैव नो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, इट इज लाइक ए सेंस ऑफ कल्चर। लेकिन बात आपसे रैशनली वो कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में ये बताएं ये कैसे होता है, ये होता है। एक ने मेरे साथ वो पंगा भी ले लिया कि जी ये सीमा हैदर वाला क्या केस, हाँ कहते हैं कि वो आईएसआई की एजेंट है। मैंने कहा यार बात सुनो, अव्वल तो मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन वो 4 बच्चे लेके आई है, कभी आईएसआई का एजेंट 4 बच्चे लेके आएगा यार, कि अगर पकड़ी जाए तो 7 बच्चे भी पकड़े जाए। मैं कहा व्हाई डू यू रेज सच स्टूपिड थिंग्स, एंड देन दैट वो टैक्सी ड्राइवर ही था, उन्होंने कहा बाबूजी माफ करना, मुझे समझ आ गई बात, उसे भी समझ आ गई। मैंने कहा जो भी उसका होगा, लेकिन 4 बच्चों की माँ जो है वो क्यों किन हालात में आई, क्यों आई, किससे प्यार हुआ नहीं हुआ, आई हैव नो इंटरेस्ट इन हर पब्लिक लाइफ, प्राइवेट लाइफ, सॉरी। बट नाउ उसको कहना कि ये कहते हैं जी आईएसआई की एजेंट है, मैंने कहा यार 4 बच्चे लेके आ गई आईएसआई एजेंट के, अगर मैं पकड़ी गई तो ये बच्चे भी कैद में रहेंगे, कोई अक्ल किया करो। तो फिर एकदम ही अंडरस्टूड। यू सी दैट आई फाउंड people, if you argue and give them they immediately understand. तो अब मैं दोनों सेक्टर्स को अलग अलग आपको बताता हूँ। देखें, स्टील सिर्फ एक किस्म का नहीं होता ना, स्टील बहुत किस्म का होता है। जैसे आईएनएस विक्रांत अभी इंडिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर सितंबर में लास्ट ईयर अनवील किया, तो आपको पता है उसको बनाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि उसका स्टील इंडिया के पास नहीं था। स्पेशलाइज्ड स्टील जिस किस्म का होता है ना, वो इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इंडिया ने पहले वो टेक्नोलॉजी बनाई, बनाने के बाद जाके वो एयरक्राफ्ट कैरियर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो जापान अपने साथ स्पेशलाइज्ड स्टील्स की टेक्नोलॉजी भी लेके आएगा, और जापान की जो सबसे बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है निप्पॉन स्टील, वो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही है बाय द वे। और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलरमित्तल, वो वैसे इंडियन की है, लक्ष्मी मित्तल की है, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। टाटा स्टील दुनिया की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो आपके स्टील में देखेंगे वैसे दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है। डेवलपमेंट स्टील, सीमेंट, रेती, बजरी, ईंट के बगैर डेवलपमेंट तो होगी नहीं। पाइप वायरें, ये रॉ मटेरियल होता है ना डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होना।